एक ऐसी अजीबोगरीब फौज कि जिसके ना होने से ईरान देश कुछ भी नहीं है और जिसके होने से ही ईरान देश सब कुछ है। ये वही फौज है कि जिसकी वजह से ही आज ईरान के दुश्मन ईरान से कांपते हैं। इस फौज की ताकत, इसके असर और इसकी एक्टिविटीज का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका, सऊदी अरबिया, बहरीन और स्वीडन जैसे देश तो ऑलरेडी ईरान की इस फौज को टेररिस्ट लिस्ट में डाल चुके हैं, यानी कि आतंकवादी गुट घोषित कर चुके हैं। जबकि अभी 13-14 अप्रैल की रात में ही होने वाला ईरान का हमला, जो उसके सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के ऊपर हुआ है, उसके बाद इजराइल भी सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंच चुका है और ये गुहार लगा रहा है कि जो करना है वो करते रहना, लेकिन सबसे पहले ईरान की इस फौज को आतंकवादी घोषित करो। जाहिर है इजराइल का ये सपना तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया, चाइना जैसे लोग पहले से मौजूद हैं जो इस रेजोल्यूशन को वीटो ही करेंगे। मगर सवाल यही है कि आखिर ईरान की ये इतनी अजीबोगरीब और ताकतवर फौज है कौन सी, और इसको दुनिया की बाकी सभी फौजों से इतना ज़्यादा खतरनाक और अलग क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, ये फौज कोई और नहीं बल्कि वही है कि जिसको आज दुनिया IRGC मतलब के ईरानियन रेजोल्यूशन कार्ड के नाम से जानती है। ये वही फौज है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको समझे बगैर आप आज के दौर के ईरान को समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अंदरूनी तौर पर यही फौज पूरे ईरान पर राज करती है और इसकी इजाज़त के बगैर ईरान की राजनीति में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1979 यानी कि 1979 से, कि जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई। उससे पहले तो हम जानते हैं कि वहाँ पर एक सेकुलर हुकूमत हुआ करती थी जिस पर राज हुआ करता था मोहम्मद रज़ा पहलवी का, और जिनके बारे में दुनिया जानती है कि वो अमेरिका के एक पिट्ठू हुक्मरान हुआ करते थे। मतलब हुकूमत के फैसले अमेरिका से ही लिए जाते थे। 1979 में जब क्रांति आई और जन्म हुआ उस इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान का कि जिसको आज के दौर में हम लोग देखते हैं, तो फिर इस नई हुकूमत के जो पहले सुप्रीम लीडर थे यानी कि रूहुल्लाह खुमैनी, उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए ईरान की जो रेगुलर यानी कि वह नॉर्मल आर्मी थी कि जिस तरह की बाकी देशों के पास भी होती है, उसको तो बाकी रखा ही, मगर साथ ही उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा आर्मी या फिर हम कह सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स बनाने का फ़ैसला किया और उसको नाम दिया सिपाह पासदारान इनकिलाब इस्लामी मतलब के आर्मी ऑफ गार्डियंस ऑफ द इस्लामिक रिजोल्यूशन। लेकिन दुनिया में यह ईरानी पैरामिलिट्री फोर्स IRGC के नाम से मशहूर हुई, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ईरान की रेगुलर आर्मी मौजूद थी तो आखिर यह एक्स्ट्रा एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाने की ज़रूरत क्या थी। तो दोस्तों, इसके पीछे वजह यही थी कि क्योंकि जो ईरान की रेगुलर आर्मी है वो तो ईरान देश की हिफाजत करेगी जैसा कि पहले से करती आ रही है, या दुनिया की बाकी फ़ौज भी अपने देश की हिफाजत करती ही हैं, मगर ये जो नई पैरामिलिट्री फोर्स होगी ये ईरान की उस नई हुकूमत की हिफाजत करेगी कि जो 1979 में इस्लामिक क्रांति के ज़रिए से आई थी, ताकि कभी भी बाहर का कोई दुश्मन अंदर के दुश्मनों के साथ मिलकर इस हुकूमत का तख्ता पलट ना कर सके। शुरुआती दिनों में तो ये फोर्स सिर्फ एक डोमेस्टिक आर्मी के तौर पर ही काम कर रही थी। मतलब जब भी अंदर कोई माहौल ख़राब होता था और हुकूमत के लिए कोई ख़तरा दिखाई देता था तो ये उससे निपट लिया करती थी। मगर फिर 1980 में अचानक से उस वक्त सब कुछ बदल गया कि जब सद्दाम हुसैन की तरफ से ईरान पर अटैक किया गया। फ़ौरन हालात बिगड़ते हुए देखकर ईरान की हुकूमत ने अब अपनी इस पैरामिलिट्री फोर्स को भी बॉर्डर पर भेजने का फ़ैसला किया, जहां पर इस पैरामिलिट्री फोर्स ने अपने आप को साबित किया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था कि जब से इस फ़ौज का फ्यूचर, इस फ़ौज का भविष्य पूरी तरीके से बदलता चला गया। सबसे पहले तो इसको 31 यूनिट्स मतलब कि 31 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें से 30 को ईरान के 30 प्रोविंस मतलब
30 राज्यों के लिए खास कर दिया गया, जबकि बाकी एक बचे हुए सेंट्रल यूनिट को राजधानी तेहरान के लिए छोड़ दिया गया। और आज के दौर में तो इस पैरामिलिट्री फोर्स की अपनी बहुत सारी ब्रांचेस और अलग अलग विंग्स मौजूद हैं। इसकी जो कुछ अहम ब्रांचेस हैं उनमें से एक का नाम है बसीज, कि जिसकी जिम्मेदारी है अंदर के सारे मैटर को संभालना, यानी कि सिविलियंस अफेयर्स को देखना। आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह करती हुई नज़र आती है, बिल्कुल ये फ़ौज भी आप लोगों को ईरान की सड़कों पर नज़र आएगी। शरिया कानून को सही तौर पर लागू कराना, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह को रोकना, या फिर जो वहाँ की हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ उठने वाली किसी बगावत या किसी भी गलत चीज़ को रोकना इसी फ़ौज की ही जिम्मेदारी होती है। इस फ़ौज के पास लगभग 90,000 से ज़्यादा तो रेगुलर्स मेंबर मौजूद हैं, जबकि 3 लाख के करीब ऐसे रिजर्विस्ट भी हैं कि जिनको ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन बुलाया जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है एक और ब्रांच का, कि जिसका नाम है कुद्स। इसको अगर सबसे ख़तरनाक और सबसे ताकतवर ब्रांच कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। और फिर इसका तो नाम भी कुद्स है, कि जो अरबिक में उसी फ़िलिस्तीनी शहर का नाम है कि जिसको हम लोग आम तौर पर यरूशलेम के नाम से जानते हैं। ईरान से बाहर हटकर आसपास के पूरे इलाके में, यानी पूरी मुस्लिम दुनिया में या फिर दुनिया के किसी और इलाके में भी हम जब भी सुनते हैं कि ईरान ने ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया, ईरान इस चीज़ के लिए जिम्मेदार, उस चीज़ के लिए जिम्मेदार, ये दरअसल ईरान की तरफ से सारा कामकाज, सारा तामझाम यही कुद्स आर्मी कर रही होती है। चाहे मामला हिजबुल्लाह को खड़ा करने का हो, हिजबुल्लाह को मदद देने का हो, हुतीस की मदद करने का हो, या फिर हमास की मदद करने का, या फिर सीरिया और इराक जैसे इलाकों में जो दूसरे ग्रुप हैं उनकी मदद करने का, इन सभी में सीधे तौर पर कुद्स की ही इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। आप कह सकते हैं कि यह ईरान की स्पेशल फोर्स यानी IRGC की भी एक स्पेशल फोर्स है। वैसे अगर IRGC की ये जितनी भी ब्रांचेस और अलग अलग शाखाएं हैं, इन सबको मिला लिया जाए तो इसकी पूरी फ़ौज की तादाद बनती है लगभग 2.5 लाख के करीब, कि जो ईरान की मैन आर्मी है उससे काफ़ी कम है, लेकिन सिर्फ नंबर में ही कम है। वरना ताकत के मामले में तो ईरान की खुद की आर्मी इस स्पेशल मिलिट्री फोर्स के सामने दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। इस स्पेशल फोर्स की अपनी नेवी है, अपनी एयरफोर्स है, और तो और अपनी पर्सनल खुफिया एजेंसी भी हैं, और साइबर आर्मी भी है, कि जिसके ज़रिए से मैनली इज़राइल वगैरह पर साइबर अटैक करवाए जाते हैं। आमतौर पर जो हमारे पास खबर आती रहती है कि ईरान के हैकर्स ने इज़राइल से रिलेटेड इस चीज़ का डाटा हैक कर लिया है, या उस चीज़ का डाटा हैक कर लिया है, या सारे ही काम IRGC की इसी साइबर आर्मी के द्वारा ही किए जाते हैं। बात हो चाहे ईरान के मिसाइल्स प्रोग्राम की या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम की, यह सारी चीज़ें भी IRGC के अंदर ही आती हैं। यही वजह है कि अगर ईरान ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है या फिर फ्यूचर में बनेगा, तो जाहिर है यह आर्मी और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की, जिनको आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे, क्योंकि ये वही इंसान थे कि जो लंबे वक्त तक ईरान में सुप्रीम लीडर अली ख़ोमेनी के बाद सबसे ताकतवर इंसान थे। इनको पूरे ही ईरान में आज एक मसीहा के तौर पर याद किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जनरल कासिम सुलेमानी भी इसी IRGC के ही कमांडर हुआ करते थे। बल्कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्स को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का क्रेडिट भी शायद इसी इंसान को जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि IRGC ये सिर्फ एक मिलिट्री ही नहीं है, बल्कि आप तो इसको एक कंपनी भी कह सकते हैं। और यही वजह है कि ईरान की जो आज टोटल इकोनॉमी है उसमें से 2/3 पर तो इसी स्पेशल फोर्स का कब्जा है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ईरान की 2/3 इकोनॉमी इसी स्पेशल फोर्स के कंट्रोल में है, क्योंकि इस स्पेशल फोर्स ने कुछ ऐसी शाखाओं को बना रखा है कि
जो बिजनेस के क्षेत्र में काम करती हैं, अब वो चाहे रियल इस्टेट का हो, रोड कंस्ट्रक्शन का हो, टनल कंस्ट्रक्शन का हो, इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर का हो, हर चीज़ में ही यही फ़ौज नज़र आती है। ईरान की जो हुकूमत है उसके 2-3 ठेके यानी कि 2/3 ठेके इसी स्पेशल फोर्स के पास होते हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ईरान की इस स्पेशल फोर्स के पास सिर्फ हथियार और ताकत ही नहीं बल्कि पैसा और अमीरी भी है। एक अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सारे बिजनेसेस के जरिए से IRGC $12 बिलियन से भी ज़्यादा की कमाई करती है, जिसमें से कुछ परसेंट तो गवर्नमेंट के पास जाता है, कुछ परसेंट IRGC के डेवलपमेंट पर ही लग जाता है, जबकि कुछ परसेंट चैरिटी में भी दिया जाता है, क्योंकि अपनी खुद की एयरफोर्स, नेवी, खुफिया एजेंसी या फिर बिजनेस कंपनीज वगैरह की तरह ही इस IRGC के पास अपनी एक चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसको बुनियाद के नाम से जाना जाता है और जो लगातार पूरे ईरान के अंदर चैरिटी का वर्क करती है, यानी गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद की जाती है। अब आखिर में इस फ़ौज के बारे में सबसे ख़ास बात यह है कि ये ईरान की जो रेगुलर आर्मी है या फिर दुनिया के बाकी देशों की जो आर्मीज़ होती हैं उनकी तरह देश के प्रेसिडेंट, देश के प्रधानमंत्री, देश के किसी दूसरे मंत्री या फिर किसी जनरल वगैरह को रिपोर्ट नहीं करती है, बल्कि ये तो डायरेक्ट वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं यानी कि अली ख़ुमैनी उनके कांटेक्ट में रहती है। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर की जो भी गद्दी पर बैठता है ये उसकी अपनी फ़ौज है। यही वजह है कि यह माना जाता है कि ईरान में शायद कभी तख्ता पलट नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनिया के देशों में जहाँ जहाँ पर भी तख्ता पलट होता आया है या होता है, वो चाहे पाकिस्तान हो, म्यांमार हो या इस तरह के बाकी इलाके हों, वहाँ पर तख्ता पलट आर्मी के द्वारा ही किया जाता है। अब क्योंकि ईरान की हुकूमत ने तो इस बड़ी मुसीबत का हल उस वक्त ही निकाल लिया था कि जब उनका खुद का जन्म हुआ था, यानी 1979 में। वैसे आपको बता दूं कि ईरान की जो खुद की भी फ़ौज है यानी कि रेगुलर आर्मी, वो भी कोई कमज़ोर नहीं है बल्कि बहुत ताकतवर है। उसके पास सारे हथियार मौजूद हैं, सारे रिसोर्सेज हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे कि जब वर्ल्ड वाइड मिलिट्री की रैंक आती है तो उसमें ईरान का नंबर 14 यानी कि 14 आता है। लेकिन क्योंकि वक्त के साथ साथ IRGC इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई है या उसको जानबूझकर इतना ज़्यादा ताकतवर बना दिया गया है कि इन दोनों के बीच बड़ा फासला नज़र आता है। फ़िलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।